जुर्म की दुनिया के सबसे शातिर दिमाग अपनी आजादी वापस छीनने के लिए अक्सर शानदार प्लान बनाया करते हैं। पर क्या अभेद माने जाने वाली सैन फ्रांसिस्को की अल्काट्राज जेल से भी कोई भागने में कामयाब हो सकता है? अगर यहाँ से भागने वाला कैदी होने का कोई दावा करता है और इस खत की माने तो जी हाँ, भाग सकता है। आइए चलिए सैन फ्रांसिस्को बे में गोता लगाकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अल्काट्राज जेल 1934 से 1963 के बीच चालू हुई थी, जिस दौरान यह अमेरिकी इतिहास में सबसे खतरनाक अपराधियों का घर थी। इसमें जॉर्ज केली और खुद अल कैपोन जैसे नाम शामिल थे। खूंखार कैदियों को रखने के लिए बनाई गई इस जेल के हथियारबंद गार्ड, स्टील की ऊंची दीवारें और अलग थलग लोकेशन के चलते यहां से भागना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई दीवार फांद भी जाए तो जेल के चारों ओर बनी खाई से भरा सैन फ्रांसिस्को खाड़ी का ठंडा पानी पार करना बेहद मुश्किल था। कहते हैं यहाँ बहाव इतना तेज था कि अच्छे से अच्छे तैराक भी पल भर में डूब जाएं, और उसमें ग्रेट व्हाइट शार्क्स भी ऐड कर दीजिए। ऐसी पुख्ता इमेज होने के बावजूद जब साल 2013 में यहाँ से भागा हुआ कैदी होने का दावा करने वाला एक खत मिला तो सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट एकदम से चकित रह गया। पर आखिर इस जेल से भागकर कोई अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा कैसे बच सकता है? आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1962 में 4 लोगों ने अल्काट्राज से भागने का प्लान बनाया। प्लान का मास्टरमाइंड था फ्रैंक ली मॉरिस, एक पेशेवर अपराधी जिसे मात्र 13 साल की उम्र में पहली बार अपराध का दोषी पाया गया। सिगरेट खरीदने लायक उम्र का होने से पहले ही मॉरिस ड्रग्स से लेकर सशस्त्र लूट तक हर चीज के लिए गिरफ्तार हो चुका था। पूरी जिंदगी कठिनाइयों से भरी होने के बावजूद उसका दिमाग बहुत ही तेज था। जेल के एक आईक्यू टेस्ट में उसने 133 अंक हासिल किए, पर अफसोस वो अपना दिमाग सिर्फ अपराध के लिए ही इस्तेमाल करता था, जिसने उन्हें अधिकारियों के लिए सिरदर्द बना दिया था। 1950 के दशक के आखिर में मॉरिस बैंक लूटने के जुर्म में हुई 10 साल की सजा से बचने के लिए जेल से भाग गया। 1960 में दोबारा पकड़े जाने पर उन्हें सीधा अल्काट्राज जेल भेज दिया गया। वहां किसी पुलिस वाले ने अगर उनसे मजाक में भी कहा होगा कि यहां से भागकर दिखाओ, तो वो 2 साल बाद बहुत पछताया होगा। भागने वाले कैदी नंबर 2 और 3 थे जॉर्जिया के सगे भाई और क्राइम पार्टनर्स जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। अपने 20 के दशक में दोनों भाइयों ने खेती बाड़ी का काम छोड़कर बैंक लूटना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें कामयाबी मिली, पर उनकी कुछ दिक्कतें भी थी। दोनों भाइयों का दावा था कि लूट के दौरान वे कभी किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे सिर्फ खिलौने वाली बंदूकें ही इस्तेमाल करते थे। खैर, खिलौने वाली बंदूक के साथ पकड़े जाने पर भी उन्हें 20 साल की सजा हुई। एंगलिन बंधुओं ने कई बार जेल से भागने की कोशिश की, सो अंत में अधिकारियों ने उन्हें अल्काट्राज ट्रांसफर कर दिया। इस कड़ी में आखिरी नाम है एलन वेस्ट का, जो कार चुराने के जुर्म में जेल गए थे। उन्हें भी जेल से भागने की कोशिश के चलते अल्काट्राज भेज दिया गया। उस वक्त उनकी उम्र 28 साल थी और उन्होंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी। शायद इसीलिए अंत में उनके साथ इतना बुरा हुआ। एलन की गलती जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये चारों जेल में पड़ोसी थे और आपस में जान पहचान होते ही उन्होंने भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। अगले 6 हफ्तों तक चारों ने बड़ी मेहनत से अपनी जेल कोठरियों के एसी डक्ट को धीरे धीरे खोदकर चौड़ा किया। यहाँ काम आई मॉरिस की बुद्धि। उनके निर्देश में खुदाई के लिए वर्कशॉप से चुराई हुई पुरानी सी ब्लेड्स, मेस हॉल से चोरी की हुई चम्मचें और वैक्यूम क्लीनर की मोटर से बनी एक जुगाड़ू ड्रिल का इस्तेमाल किया गया। अपने काम को गार्ड्स की नजरों से बचाने के लिए वे छेद को दीवार के रंग में रंगी दफ्ती से ढक देते थे। खुदाई से होने वाले शोर को दबाने के लिए उन्होंने माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए म्यूजिक और का सहारा लिया। छेद पर्याप्त आकार का हो जाने के बाद चारों रोज रात को रेंग कर ऊपर वाली खाली पड़ी मंजिल में पहुंच जाते थे। वहां उन्होंने चुराई हुई रेनकोट्स को सिलकर हीटिंग पाइप से सील करके चुपके से लाइफ जैकेट्स और एक 6 बाई 14 फुट का राफ्ट तैयार किया। खाड़ी के ठंडे और तेज बहाव वाले पानी में नाव को दिशा देने के लिए उनके पास लकड़ी इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने साबुन, टूथपेस्ट, कंक्रीट डस्ट और टॉयलेट पेपर की मदद से नकली खोपड़ियां तैयार की। इन पर चेहरे पेंट किए और नाई से चुराए हुए बाल भी चिपका दिए। रोज रात को गायब होने से पहले वे इन खोपड़ियों को अपने तकियों पर रख देते थे ताकि गार्ड्स को कुछ भी भनक ना लगे। उनका प्लान था कि राफ्ट से खाड़ी पार करेंगे, फिर जमीन पे पहुंचकर कार चुराएंगे और आजादी की तरफ बढ़ जाएंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। रात को सभी रेंग कर छत पर पहुंचे, सिर्फ एक को छोड़कर।
बदकिस्मती से एलन वेस्ट ने अपने डक्ट की जाली फिट करने के लिए सीमेंट इस्तेमाल की थी, जो भागने का समय आते आते जम गई और वे फंसे रह गए। मॉरिस और एंगलिन बंधुओं को उन्हें पीछे छोड़ना ही पड़ा। तीनों अपने सामान के साथ एक वेंट पाइप के जरिए जमीन पर पहुंचे, फिर कटीले तार की 12 फुट ऊंची 2 दीवारें पार की और आखिरकार वे तट पर स्थित टापू के पावर हाउस तक पहुंच गए। ये जगह सभी गन टावर्स और सर्च लाइट से छिपी हुई थी। उन्होंने कॉन्सर्टीना या एक तरह के पंप वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से राफ्ट को फुलाया और निकल पड़े अंधेरे पानी में। वैसे वेस्ट के ना भाग पाने की वजह से ही हमें इस प्लान के बारे में इतना कुछ पता है, पर क्या उनके राफ्ट की पहली यात्रा सफल हुई? आइए देखते हैं सबूत क्या कहते हैं। मॉरिस और एंगलिन बंधुओं के फरार होने के 51 साल बाद साल 2013 में पुलिस को एक खत मिला। लिखने वाले का दावा था कि वो जॉन मॉरिस है। उसने जेल से फरार होने की बात कबूल करते हुए बताया कि उसके बाकी दोनों साथी मर चुके हैं और ये भी बताया कि जल्दी ही वो भी कैंसर से मरने वाला था। उसने पुलिस को एक ऑफर दिया। वो मुफ्त इलाज और 1 साल की जेल की शर्त पे सरेंडर करने को तैयार था। क्या ये खत सचमुच जॉन ने लिखा था? साल 2013 में वे 83 साल के होते, सो उनका जिंदा होना नामुमकिन तो नहीं था। खत पर डीएनए और फिंगरप्रिंट्स तलाशे गए और एक्सपर्ट्स ने हैंडराइटिंग भी चेक की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। खत की असलियत पे सवाल उठना वाजिब है, पर यह मानने के पुख्ता कारण है कि उस रात तीनों खाड़ी पार करके गए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए खत को सच मानना इतना गलत तो नहीं होगा। साल 1969 में एफबीआई आधिकारिक रूप से इस नतीजे पर पहुंची कि 1962 में फरार होने वाले मॉरिस और उनके साथी डूबकर मर गए थे, पर उन तीनों की बॉडी कभी नहीं मिली। बहुत से लोग एफबीआई की बात से सहमत नहीं थे। उदाहरण के तौर पर यूएस मार्शल सर्विस, जिनकी तफ्तीश अभी भी जारी है। केस से जुड़े एक मार्शल माइकल डाइक ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को बे में गुम होने वाले हर 3 में से 2 लोगों का शरीर तो मिल ही जाता है। चूंकि इस केस में एक भी बॉडी नहीं मिली, इसलिए उन कैदियों के भागने में कामयाब होने की बात और ज्यादा सच लगती है। और तो और, उस रात करीब 1 बजे एक पुलिस वाले ने अल्काट्राज के पास एक अवैध नाव देखने की पुष्टि भी की थी। ये उन तीनों की फरारी के टाइम से भी मैच करता है, जो रात के 10 बजे के लगभग शुरू होने के बाद कई घंटों चली थी। लोग कहते हैं कि बाहर भी उनकी मदद करने वाला कोई जरूर रहा होगा। जाहिर है, जेल से भागने के बाद की जिंदगी भी कड़ी प्लानिंग के तहत जीनी पड़ती है। साथ में मॉरिस जैसे होनहार गुरु होते हुए ये कौन सा मुश्किल काम है। उस समय पानी के रास्ते अल्काट्राज से भागने की बात नामुमकिन से लगती थी। खतरनाक छवि वाली सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में कूदना मौत को दावत देने जैसा था, इसलिए भागने की कोशिशें बेकार मानी जाती थीं। पर मॉरिस के भागने के बाद उसी साल जॉन पॉल स्कॉट नाम का एक कैदी भी अल्काट्राज से भाग गया और तैरते हुए गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे फोर्ट पॉइंट तक पहुंच गया। स्कॉट आखिर में हाइपोथर्मिया से अधमरे होने के कारण पकड़ लिए गए, पर साथ ही उन्होंने साबित कर दिया कि खाड़ी को पार करके अल्काट्राज से भागना मुमकिन है। उन्होंने सिर्फ 2 फूले हुए रबर ग्लव्स की मदद ली थी, पर मॉरिस की टीम के पास तो पूरा का पूरा राफ्ट ही था। वैसे भी आजकल तैराकी की शौकीन एथलीट्स यूं ही सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को पार किया करते हैं। लगता है खतरों से भरी खाड़ी की बातें बस कैदियों को डराने के लिए गढ़ी गई थीं, पर सबूत इससे भी गहरे हैं। समय बीतने के साथ मॉरिस और एंगलिन बंधुओं को देखे जाने की कई खबरें आईं। 60 के दशक में क्लेरेंस एंगलिन के ब्राजील में होने की ऐसी अफवाहें उड़ी कि एफबीआई ने उन्हें ढूंढने के लिए एजेंट्स को ब्राजील भेजा। 1967 में फ्रैंक मॉरिस का पुराना क्लासमेट होने का दावा करने वाले एक आदमी ने बताया कि उसने मॉरिस को मैरीलैंड में देखा था और अब उन्होंने दाढ़ी और मूछें उगा ली हैं। एंगलिन का परिवार बताता है कि उन्हें ढेरों गुमनाम पोस्टकार्ड आते हैं, जिन्हें शायद वो दोनों भाई भेजते हो। 1973 में एंगलिन की मां की मौत होने तक कोई हर साल उनके लिए मदर्स डे पर फूल भी भेजता था। उनकी मां के जनाजे में भारी भरकम मेकअप और अजीब लुक वाली 2 औरतें भी शामिल हुई थी। उनके पिता की मृत्यु पर बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले 2 आदमी आए थे, ताबूत के सामने रोए और चले गए। क्या वे भेष बदलकर घूमते हुए जेल से भागे हुए कैदी थे? कई साल बाद 1989 में तीनों के फ्लोरिडा में होने की खबर मिली। एक औरत ने पुलिस को फोन किया कि फोटो से लगता है कि उसके घर के पास एक फार्म हाउस में रहने वाला आदमी क्लेरेंस एंगलिन ही है। एक दूसरी औरत ने भी क्लेरेंस को उसी इलाके में देखने का दावा किया। जब एक तीसरी औरत ने फ्रैंक मॉरिस का स्केच देखकर उन्हें फ्लोरिडा के ठीक उसी इलाके में देखने का दावा किया, तो सबूत और ज्यादा पक्का हो गया। पर क्या ये सारे लोग फोन करके सिर्फ पुलिस को परेशान कर रहे थे? क्या कॉन्स्पिरेसी की शौकीन लोग वही देख रहे थे जो वे देखना चाहते थे? क्या वे तीनों सच में भागने में कामयाब हो गए थे? इन खबरों पर सवाल तो उठते ही हैं, पर सबूत व्यक्तिगत कहानियों से भी कहीं आगे चले जाते हैं।
पर सबसे तगड़ा सबूत है एफबीआई द्वारा बातों को छिपाया जाना। एफबीआई ने हमेशा दावा किया कि उन तीनों के भागने में सफल होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ना ही राफ्ट के तट तक पहुंचने के कोई निशान मिले हैं, ना ही भागने के लिए कोई कार चोरी की गई। पर बाद में पता चला कि मॉरिस के भागने के अगले ही दिन अल्कट्राज के उत्तर में स्थित एंजल आइलैंड पर एक जुगाड़ू राफ्ट और पेडल के सबूत पाए गए थे। उसी रात एक नीले रंग की 1995 शेवरले भी चोरी हुई थी। चोरी में 3 लोग शामिल थे। साल 2010 तक इन सबूतों को छिपाकर रखना कवर अप की तरफ इशारा करता है। अगर केस में कुछ भी ढूंढने को नहीं बचा था तो सबूतों को इतने लंबे समय तक क्यों छिपाया गया? शक पैदा होना तो लाजमी है। इस आखिरी सबूत पर तो कुछ लोगों को पूरा यकीन है। 1975 की ये फोटो जिसमें एंगलिन बंधु नजर आ रहे हैं, एक पुराने फैमिली फ्रेंड ने 90 के दशक में ये फोटो उनके परिवार को दी थी और 70 के दशक में दोनों भाइयों से मिलने का दावा भी किया। हाल ही में इस फोटो को फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पर परखा गया। पता चला कि ये सच में एंगलिन बंधु हो सकते हैं। अगर ये फोटो उन्हीं की है तो इसका सिर्फ एक नतीजा निकलता है, वे भागने में कामयाब हो गए थे। क्या एफबीआई कवर अप और तीनों से होने वाली कई मुठभेड़ों और मुलाकातों के बाद भी इस आखिरी खत की बात असंभव लगती है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। तो आपका क्या ख्याल है? क्या वो खत सचमुच जॉन एंगलिन ने भेजा था, या आप नहीं मानते कि वो तीनों सही सलामत जमीन पर पहुंच पाए थे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे भी अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपको बड़ा सा थैंक यू।